हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्ल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और अपनी आज पहली इंट्रोडक्शन क्लास है, पॉलिटी की इंट्रोडक्शन क्लास है। सारे सब्जेक्ट की आपको एक एक इंट्रोडक्शन क्लास मिल जाएगी, परिचय मिल जाएगा कि कौन यहाँ पर किस विषय को पढ़ाएगा। हालांकि अभी आप इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ के वरिष्ठ आचार्य हैं, हमारे यहाँ से पहले, मतलब हमारे यहाँ आने से पहले वो यहाँ पर अध्यापन का या शिक्षण का कार्य करते थे। इनका नाम है क्या, तो राजवीर सर है। और हम पढ़ाएंगे यहाँ पर पॉलिटी। हालांकि ऑफलाइन क्लास में तो हम पूरा जीएस कवर करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं काहे को, तो पॉलिटी को लेके, और इसकी इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। चूंकि अपना टॉपिक यही चल रहा था, संघ अर्थात यूनियन, तो हमने सोचा कि पहली वीडियो यहीं से बना लें, क्या दिक्कत है। फिर आपको आर्टिकल 1 से लेके जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेके जितने भी अनुच्छेद हैं, उन सब के बारे में, लगभग 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, उन सभी के बारे में एक पूरी मैराथन क्लास डाल देंगे कि ओरली आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे के अंदर में पूरी पॉलिटी का रिवीजन हो जाए। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। शुरू क्या कर रहे हैं, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं हम लोग संघ या यूनियन। ठीक है, संघ या यूनियन के बारे में हम लोग शुरू कर रहे हैं। कलर हालांकि थोड़ा डार्क लेना चाहिए, तो डार्क लिए ले रहे। तो संघ, तो संघ अर्थात संघ होता क्या है, तो भारत क्या है, चेंज नहीं हुआ अभी, अरे रफ हो जा। तो संघ भारत क्या है, अगर आप लोग अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे और भाग 1 अनुच्छेद के 1 से, और भाग 1 में बताया गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जहां पर संघ के बारे में बाकायदा डिफाइन किया गया। अच्छा, वही संघ को यहाँ पर उठाया गया। ठीक है, संघ में हम लोग शुरू करते हैं। संघ का सबसे प्रमुख, जो अगर कोई देश है, मान लिया अपना भारत ही है, इसमें प्रमुख कौन है जिसके नाम पर ये भारत देश बाहर जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री एक वास्तविक अध्यक्ष हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर औपचारिक अध्यक्ष के रूप में ही केवल बोला जाता है, लेकिन काम सारे उन्हीं के नाम पे होते हैं। वो होते हैं कौन, अपने राष्ट्रपति जी। तो संघ अर्थात यूनियन, और ये किस भाग में दिया गया, तो भाग 5 में। काहे में, तो भाग 5 में। ठीक है, संविधान के भाग 5 में। अब संविधान के भाग 5 में दिया गया, जो सोच रहे हैं कि एक बार पूरा रिवीजन कर लें, हैं, एक बार भाग 1 भाग 2 भाग 3 ऐसे करके पढ़ लें, तो थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा इसको। हालांकि हम क्लास डाल देंगे। तो नंबर 1, भाग 1 में क्या आता है, तो भाग 1 में आता है आपका संघ और संघ और उसके, तो राज्य, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसमें क्या क्या बताया गया, तो हम थोड़ा ऐसे ही आपको थोड़ा बताए दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको बेस मिल जाए। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है पॉलिटी। हालांकि इससे पहले भी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल में हम लोग यहीं से शुरू कर रहे हैं कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो इसमें क्या है, इसमें यह बताया है कि जो भारत है वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, यहाँ पर राज्यों का संघ का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर आप लोग इसका अपोजिट देखेंगे, तो यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वहां पर क्या है, जो राज्य हैं वो अलग हो भी सकते हैं, वहां पर नागरिकता भी डबल होती है। ठीक है, वो राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। यहाँ पर एक देश ने ये राज्य बनाए, मतलब वहां पर ये छोटे छोटे से राज्य मिलकर क्या बनाते हैं, एक देश बनाते हैं। और यहाँ पर ये देश जो है ये राज्यों को बनाता है। ठीक है, तो इसमें लगभग कैसे राज्य बनाए जाते हैं, कैसे नए राज्यों का निर्माण होता है, छोटा एरिया इसका ले लिया, इसका ले लिया और मिला के बना दिया एक नया राज्य। या कोई एक बड़ा राज्य है, उसको डिवाइड कर दिया। उदाहरण के तौर पे आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था क्या, तो तेलंगाना। ठीक है, या कोई बाहरी ऐसी जगह या फिर क्षेत्र जो कि भारत में सम्मिलित होना चाहता हो, जैसे उदाहरण के तौर पे सिक्किम, जो कि बाहरी था लेकिन भारत के साथ में मिलने की उसने इच्छा जताई और जुड़ा। सबसे पहले उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और फिर उसे कुछ समय पश्चात में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इन्हीं सब के बारे में
इसमें चर्चा की गई है, किसमें? संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। अब देखते हैं भाग 2। तो भाग 2 में क्या कहा गया? भाग 2 में कहा गया क्या? तो भाग 2 में कहा गया नागरिकता। क्या कहा गया? तो भाग 2 में बताई गई आपकी नागरिकता के बारे में। ठीक, काय के बारे में? नागरिकता के बारे में। अच्छा, इसका आर्टिकल भी मैं बता दूं। आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक इसका वर्णन है, किसका? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। और नागरिकता का कितने से कितने तक है? तो अनुच्छेद 5 से लेके नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप। क्या? सिटीजनशिप। तो इसका वर्णन मिलता है। अब नागरिकता में क्या क्या बताया गया? ये भाग 2 में आता है संविधान के। इसमें जैसे कि अगर हमें किसी को नागरिकता देनी है, अब जैसे कि हम तो भारतीय हैं, हमारे बच्चे पैदा होंगे या हमारे पिताजी थे उनसे हम आए, तो हमको नागरिकता ऐसे ही, कैसे? जन्म के अनुसार ही हमको नागरिकता प्राप्त हो गई। लेकिन अगर कोई फॉरेनर भारत में आया तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? ठीक है, तो उसके लिए भी प्रावधान। या फिर कोई यहाँ पर देशद्रोह कर दे, मतलब किसी के ऊपर देशद्रोह का कानून लग जाए, कानून लग जाए या उसके ऊपर मुकदमा दायर हो जाए, सजा भी उसको देशद्रोह को तहत ही दे दी जाए, तो कैसे उसकी नागरिकता समाप्त होगी? कैसे अगर कोई भारतीय बाहर रहने लगा जाके और वहां पर उसने विवाह कर लिया, या यहाँ का कोई नागरिक बाहर कहीं अन्य कंट्री में या किसी अन्य देश में रहने लगा और वहां की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो यहाँ की नागरिकता कहाँ की? भारत की स्वतः ही, मतलब अपने आप ही क्या? तो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कई सारे प्रावधान हैं। फिर इसमें एक दो आर्टिकल जो है, अनुच्छेद हैं, वो ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान से जब अपना हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना था, और जो पाकिस्तान था जब वो भारत से अलग हुआ था, तो वहां के बहुत सारे नागरिक भारत में आना चाहते थे और भारत के बहुत सारे नागरिक वहां जाना चाहते थे। कहाँ? पाकिस्तान में। तो उनके लिए भी क्या क्या नागरिकता है, क्या क्या प्रावधान है, तो उनके बारे में बताया गया। तो हमने ओरली आपको बता दिया, बाकी हम लोग पर्टिकुलर एक एक आर्टिकल को उठा के अगली क्लास में समझते हैं। ठीक है, इसके बाद में भाग 3, संविधान के भाग 3, इसमें क्या है का वर्णन है? तो इसमें वर्णन है अपने मौलिक अधिकारों का। काहे का? तो मौलिक अधिकारों का इसमें वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकारों का इसमें वर्णन मिलता है। और ये कितने से कितने अनुच्छेद तक है? तो ये है अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। इसमें क्या क्या अपने मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स, इसकी हमने एक दो वीडियो शायद फेसबुक पे लाइव भी चलाई थी अपने पेज पे, तो उस पे आप देखना चाहे उस पे भी देख सकते हैं। बाकी हम इसकी भी एक अलग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार, तो सरकार ने कुछ अधिकार भी दिए हम लोगों को। वो क्या अधिकार दिए? जैसे कि समानता या समता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। ऐसे हमको लगभग मूल संविधान में, कहे में तो मूल संविधान में, जहां पर आपको ये शब्द सुनने को मिले या देखने को मिले, क्या? मूल, इसका मतलब ये होता है कि जब वो बना था, क्या? जब उसका निर्माण हुआ था, उसी क्षण में जो उसमें लिखा था या उसी टाइम पे जो उसमें लिखा था, उसकी बात की जा रही है। तो मूल संविधान में क्या थे? तो इनकी संख्या 7 थी। अपने हम लोगों को कितने सारे राइट्स दिए गए थे? तो इनकी संख्या कितनी थी? तब इनकी संख्या 7 थी। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि एक अधिकार ऐसा था जो दिक्कत दे रहा था देश के विकास में, कि लोग उसको गलत तरह से उसका उपयोग करने लगे, कह सकते हो कि दुरुपयोग करने लगे थे। ठीक है, मिसयूज करने लगे थे उसको, तो उसको सरकार द्वारा हटा दिया गया और उसको काहे में जोड़ा गया, वो भी हम बता रहे हैं। तो वो हटाया कौन सा अधिकार गया था? तो वो अधिकार, अपना अधिकार था काहे का? तो संपत्ति का अधिकार। काहे का? संपत्ति का अधिकार था, जो बाद में चल के इसे हटा दिया गया संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची से। अब अपने पास में कितने संविधान है वर्तमान में? तो वर्तमान में अपने पास कितने अधिकार हैं? तो वर्तमान में अपने पास अधिकारों की संख्या है 6। कितने अधिकार है? तो 6 अधिकार हैं अपने पास में वर्तमान में। संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा के और कहां रख दिया गया? तो आर्टिकल, कहां पे? तो आर्टिकल 300 का में। काहे में? तो आर्टिकल 300 का में उठा के काहे को? तो संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया। अब ये बात हो गई मौलिक अधिकार, इनका
क्या यूज है कि हमें अपने दैनिक जीवन में बोलने का अधिकार है। हम आपको पढ़ा रहे, ये भी हमारा एक अधिकार है। हम स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है। लेकिन ये सारे अधिकार हमारे पास हैं तो कब तक हैं? तो ये हमारे जितने भी हमको अधिकार दिए गए वो हमारे अधिकार तब तक हैं जब तक क्या किसी दूसरे के अधिकार को उससे दिक्कत ना हो। मान लिया कि हमें बोलने का अधिकार है, ठीक है, काहे का? तो हमें बोलने का अधिकार है। अब पता चला कि हम बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे सामने कोई बैठा है या जिसके सामने हम बोल रहे हैं उसको हमारा बोलना अच्छा नहीं लगा, हमारी भाषा नहीं अच्छी लगी, या हो सकता है कि हम गालियां देते हो या कुछ भी करते हो उसको ना पसंद आए। तो क्या ये सही है? नहीं है। तो ये हमारे अधिकार कब तक हमारे हैं? ये हमारे अधिकार तब तक के लिए हमारे हैं जब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना करें या उसको अपने अधिकारों के थ्रू उसको परेशान ना करें, ठीक है। तो ये अधिकार हमारे तब तक हैं। तो ये बात हो गई मौलिक अधिकार की। तो अब कितने मौलिक अधिकार हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो 6 है। अब बात करते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में क्या बताया गया? तो भाग 4 में नीति निदेशक तत्व या बोल सकते हो इनको सिद्धांत, ठीक है। नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी फुल फॉर्म है, इंग्लिश में अगर देखोगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म है डीपीएसपी का। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं डीपीएसपी। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व को संविधान में क्यों रखा गया और तुरंत मूल अधिकार के बाद में ही किनको क्यों रखा गया? तो उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि ऐसी जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान को बनाया था, उनकी ऐसी कल्पना थी कि इन फ्यूचर में या भविष्य में कभी ऐसा होगा कि जो भी सरकार होगी, जो भी सत्ता होगी, जो भी लोग होंगे जो देश को चला रहे होंगे, देश पर शासन कर रहे होंगे, प्रशासन कर रहे होंगे, वो क्या, तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें जो बातें कही गई हैं इनको अधिकार के रूप में हम लोगों को दे सकें, कभी ना कभी दिया जाएगा, ऐसा कुछ कहा गया। तो इन्हीं में से एक चीज निकल के आई थी। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें यहां से क्या निकला था। तो यहां से निकला था अपना शिक्षा का अधिकार। अब ये शिक्षा का अधिकार पहले कहां पर था? तो पहले ये था संविधान में, संविधान के भाग 4 में ही था, ठीक है। संविधान के भाग 4 में था क्या? शिक्षा का अधिकार, या इसी को हम बोल देते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये काहे में था? संविधान के भाग 4 में था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, इनके लिए, किनके लिए? डीपीएसपी या नीति निदेशक के लिए, नीति निदेशक तत्वों के लिए आप किसी भी तरह से कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कुछ भी बोल सकते हो कि न्यायालय में नहीं जा सकते, और न्यायालय इसको किसी भी तरह से किसी भी सरकार के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आपको चालू ही करने हैं। हालांकि आप मूल अधिकारों के लिए अगर आपका कोई हनन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो। वो किसके तहत जा सकते हो? तो अनुच्छेद 32 के तहत। और अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहो, सुप्रीम कोर्ट तक ना जा पाओ, दूर लगे, तो हाई कोर्ट तक जा सकते हो। वो कैसे जा सकते हो? तो आर्टिकल 226 के तहत। अब एक प्रश्न आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि अपने उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना। अगली क्लास में हम ये उत्तर चेक करके उसका नाम भी बताएंगे कि किसने इसका जवाब दिया, ठीक है। तो प्रश्न हमने आपको बता दिया। और इसी के साथ एक लगा हुआ प्रश्न और है कि जो अपने उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट की एक और पीठ बनाई गई है, मतलब हाई कोर्ट तो अपना है ही जहां पे है, वो आपको बताने है उत्तर में, तो उसकी एक और खंडपीठ बनाई गई, वो कहां पर स्थित है? तो वो भी आपको शहर का भी नाम बताना है, और अगली वीडियो में हम उसका नाम जरूर लेंगे जो इस प्रश्न के उत्तर को बताएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं। तो इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, और इसके लिए अर्थात मूल अधिकार के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। वो भी हमने बता दिया कैसे कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी एक ऐसी बात रखी गई थी कि
आगे चलकर इनको सरकार क्या करेगी, जनता तक पहुंचाएगी, इनको अधिकारों में कन्वर्ट करती रहेगी समय समय पे। क्योंकि उतना उस टाइम पे जब स्वतंत्रता हम लोगों को प्राप्त हुई थी तो उतना बजट नहीं था, उतना पैसा हमारे पास नहीं था, ठीक है, उतना पैसा नहीं था हमारे पास, जिस वजह से क्या हुआ कि इनको इसमें रख दिया गया कि भविष्य में इनको अधिकारों के तौर पे हमको दे दिया जाएगा। तो अभी हम लोगों को कुछ समय पूर्व ही लगभग 2009 की बात है, 2009 की बात है, जिसमें हम लोगों को क्या, तो शिक्षा का अधिकार क्या मौलिक अधिकारों में मिल गया है। अर्थात अब शिक्षा का अधिकार, अगर आप लोग देखेंगे जब आप लोग संविधान को पढ़ते हैं तो आपको मिलता है शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A। अब इसको काहे में जोड़ दिया, तो मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया, ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में इसे जोड़ दिया गया, ठीक। तो ये हो गई बात काहे की, नीति निर्देशक तत्वों की, ठीक। ये आगे चल के अपने अधिकार बन सकते हैं। और इसमें कहा क्या गया था आरटीई में कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको क्या, तो उनको अनिवार्य अर्थात कंपल्सरी और फ्री अर्थात निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, और ये उनका अधिकार। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 6 से 14 वर्ष तक का है, उसको अगर शिक्षा किसी भी तरह से कोई वंचित करना चाहता है तो नहीं कर सकता, उसके पास ये एक अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं क्या, तो भाग 4A। जैसा कि अगर आपको जहां भी दिखे ABCDEF या फिर हिंदी में का खा गा घा इस टाइप से कुछ भी दिखे, तो इसका मतलब सीधा सा है, अगर आपको संविधान में ऐसा कुछ लिखा मिले तो आप सीधे समझ जाइएगा कि इसको संविधान बनने के बाद में जोड़ा गया। क्या, तो इसको संविधान बनने के बाद में जोड़ा गया कि संविधान का निर्माण हो गया, मूल संविधान में ऐसा कुछ नहीं था, बाद में इनको धीरे धीरे जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये काहे की बात हो गई, तो भाग 4 में क्या बताया गया, तो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, और भाग 4A में तो हमारे मौलिक क्या, हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारे मौलिक कर्तव्य इनका वर्णन किया गया, काहे का, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। अब मौलिक कर्तव्य इनको रखा काहे में गया, तो आर्टिकल 51A में, काहे में, तो आर्टिकल 51A में रखा गया। यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि बाद में ही जोड़ा गया, और यहीं से भी पता चल जाना चाहिए था कि ये बाद में जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य इंग्लिश में बोल सकते हो इसको फंडामेंटल ड्यूटीज, कि अगर हम भारतीय हैं, अगर हम भारत के नागरिक हैं, या अगर हम भारत में हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारी क्या ड्यूटीज होंगी भारतीय होने की, कि हमें अपने ध्वज का अर्थात तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं या कोई जो राष्ट्र की धरोहर है, इन सब का हमें क्या, तो उनको संरक्षित रखना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी इसमें कही गई, ठीक है। तो ये हो गई भाग 4A। अब भाग 5 की बात आ रही है, काहे की, तो भाग 5 की बात आ रही है, और भाग 5 में क्या बताया गया था, जो हम लोग अभी देख रहे थे, क्या, तो भाग 5 में संघ अर्थात यूनियन के बारे में बताया गया, और इसका वर्णन कहां से कहां तक मिलता है, तो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, 52 से लेके 151 तक। अच्छा, काफी लोगों को एक डाउट होगा, हम यहीं पर क्लियर किए दे रहे हैं, काफी लोग इस चीज को लेके डाउट कर रहे होंगे, आर्टिकल, या कहीं कहीं हिंदी में इसको धारा भी बोल देते हैं, बोल नहीं देते हैं, कैसे बोलते हैं हम बताते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, तो अनुच्छेद। फिर कहीं कहीं पर आपको ये भी देखने को मिलता होगा आईपीसी, और कहीं कहीं पर आपको ये भी देखने को मिलता होगा सीआरपीसी, ठीक है। तो आर्टिकल या इसी को बोल देते हैं हिंदी में अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल या इसी को हिंदी में बोल देते हैं हम अनुच्छेद। तो ये बात आ गई काहे में, तो संविधान में। तो संविधान में जो भी पार्ट में बांटी गई है चीजें और उनके अंदर जो भी लिखा गया हेडिंग्स में, तो वो अनुच्छेद में लिखे गए। आईपीसी का मतलब क्या होता है, ये दोनों जगह पर यूज होता है, धारा के बारे में लास्ट में बता रहे। आईपीसी जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन पीनल कोड, क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन पीनल कोड, ठीक। तो इसमें बताया गया है क्या, इसमें इसका यूज कहाँ होता है, तो जब आपके ऊपर अगर आप कोई अपराध कर देते हैं, अगर आप कोई क्या
अपराध कर देते हैं जो क्षम्य नहीं हो, जो क्षम्य ना हो। बहुत सारे अपराध पुलिस क्षमा कर ही देती है। अब 2-4 रुपए की चोरी का अगर कहीं मुकदमा पहुंच गया या कोई कंप्लेन करने पहुंच गया तो पुलिस वहीं पर निपटा देती है। तो बहुत सारे अपराध क्षम्य की प्रवृत्ति में आ जाते हैं, जो वो छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, माफी मांग लो, कान पकड़ लो, ठीक है, उठा बैठक लगा दो अपनी यहाँ की भाषा में और इसको छोड़ो यार, जाने दो, ठीक, जो क्षम्य होते हैं। लेकिन जो अक्षम्य अपराध होते हैं, कैसे, जो अक्षम्य अपराध होते हैं जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता, तो इनके लिए जब क्या, तो जब इनके लिए एफआईआर दर्ज होती है या मुकदमा लिखा जाता है, क्या दर्ज होती है, जब इनके लिए क्या होता है, तो इनके इनके ऊपर केस किया जाता है या बोल सकते हो मुकदमा दर्ज होता है, तो किसके तहत होता है, तो ये होता है आईपीसी के तहत। किसके तहत, आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हो गया, इसके बाद में 24 घंटे के अंदर ही, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको 24 घंटे के अंदर ही, और ये काहे में बताया गया, तो आप पढ़ेंगे इसको आर्टिकल 32 में पढ़ेंगे, आर्टिकल 32 में, संविधान के आर्टिकल 32 में बताया गया क्या, कि जो 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है उन्हीं में से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, के बंदी को हर हाल में 24 घंटे के अंदर ही काहे में, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा या न्यायालय में पेश करना ही पड़ेगा। तो मान लिया कि मुकदमा दर्ज हो गया 24 घंटे के अंदर ही, और वो 24 घंटे, एक चीज बिल्कुल आप लोगों ने बहुत जगह इंस्टाग्राम वगैरह पे देखी होगी इस टाइप की चीजें के, और ये वो वकील साहब आते हैं और ये इस टाइप की चीजें बताते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखना, तो हम वकील साहब तो नहीं है लेकिन बता सकते हैं कि ये 24 घंटे वो कैसे होने चाहिए। एक तो पहली चीज, उस दिन छुट्टी ना हो, क्या ना हो, छुट्टी ना हो, ठीक है, कोई ऐसा कार्य ना हो। अगर ये 24 घंटे में पुलिस अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायालय के सामने अगर पेश नहीं कर पाती है, तो न्यायालय उनसे एक ठोस वजह पूछता है। अगर उन्होंने वो ठोस वजह बता दी कि सर वो कल सरकारी छुट्टी पड़ गई, या कल ऐसा हुआ कि पूरा जो अपना फोर्स था या पूरा अपना जो भी थे, अपने जो भी सिपाही थे या जो भी साथी थे, वो सब व्यस्त थे काहे में, तो कोई कार्यक्रम हो रहा था, मान लिया कि कोई यात्रा निकल रही थी, या मान लिया कि प्रधानमंत्री जी आए थे तो वहां पर सब व्यस्त थे, तो इस वजह से इनको हम 24 घंटे में पेश नहीं कर पाए। तो एक ये वजह हो सकती, या छुट्टी होगी तो उसको नहीं काउंट किया जाएगा। तो 24 घंटे के अंदर इनको पेश कर दिया गया। मान लिया कि अभी नॉर्मल कंडीशन है और इनको पेश किया गया, ये पहुंचेंगे कहाँ पे, तो ये पहुंचेंगे जज साहब के सामने। कहाँ पहुंचे, जज साहब के सामने पहुंचे। जब जब जज साहब के सामने पहुंचे तब इनके लिए वकील भी होगा, एक वकील। ये भी इसी में बताया गया, आर्टिकल 32 में ही बताया गया कि आपको अपना केस लड़ने का भी अधिकार है, कि अगर आपके पास वकील है तो आपको अपना केस लड़वा सकते हैं उससे। अगर आप उसका खर्चा नहीं उठा सकते तो आप ऐसा करें कि सरकारी एक वकील कोर्ट आपको प्रोवाइड करा देगी, आपका केस वो लड़ेगा। कौन, जो कोर्ट आपको प्रोवाइड कराएगी वकील, ठीक। तो ये बात कही गई। तो यहाँ पर क्या आई बात निकल के, कि जो जज साहब के सामने पता चला, आरोपी पहुंचा, अपराधी जज साहब के सामने पहुंचा और उसने क्या कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, और उनके वकीलों के बीच में जो भी बहस होनी थी वो बहस हो गई और निर्णय निकल के आया। क्या निकल के आया, निर्णय। और वो निर्णय इनका, या बोल सकते हो कि निर्णय निकल गया है इनका, डिसीजन आया जज साहब का। तो जो ये अपना डिसीजन देंगे, कौन, जज साहब, जो अपना डिसीजन देंगे या सजा सुनाएंगे, या सजा सुनाएंगे किसको, दोषी को। अगर ये दोष सिद्ध हो जाता है तो दोषी कहलाएगा। तो अगर जब जज साहब इसको सजा सुनाएंगे तो किसके तहत सुनाते हैं, तो सीआरपीसी के तहत सुनाते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, क्या, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके तहत में क्या, तो जज साहब सजा सुनाते हैं। तो आईपीसी और सीआरपीसी धारा, आर्टिकल, तीनों के बारे में अंतर पता चल गया। और धारा जो होती है वो इन्हीं के बारे में बोल दी जाती है, ठीक है। इनके बारे में भी कभी कभी यूज कर लिया जाता है कि धारा 302 के तहत आपको ये सजा दी जाती है, कि धारा इसके तहत आपको ये सजा, तो उसमें इसका यूज हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग इसमें भी कर देते हैं अनुच्छेदों के लिए भी, कि धारा किस ए में क्या है, तो आरटी मतलब शिक्षा का अधिकार है, तो इस टाइप से यूज कर दी जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो ही गई होगी। अब हम लोग आते हैं संघ। तो संघ अर्थात भाग 5 में इसके बारे में वर्णन है, और भाग 5 में कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल
52 से लेके 151 तक किसके बारे में? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भी बहुत सारे लोग जिनके बारे में, जो भारत के मुख्य हैं, जो संघ में अर्थात भारत के केंद्र के भाग में जो आते हैं, और उनके बारे में, उनका पद कैसा, उनका चुनाव कैसा होगा, उनको शपथ कैसे दिलाई जाएगी, क्या क्या उनके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इन सब के बारे में इनमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति सबसे पहले आते हैं अपने राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से लेके और आर्टिकल 51 तक हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में केवल इतना करेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में यहाँ से जब जाएं वीडियो देख के तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतना हम लोग करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है, पकानी कोका दुयो दशम। क्या? पकानी कोका दुयो दशम। आप सामने देख रहे होगे, ये ट्रिक पूरी लिखी है, आपको दिख रही होगी, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, ये पूरी ट्रिक है, आपको करना कुछ नहीं है। यहां पर लिख लिया, अब पा के ऊपर लिख लिया हमने 52, का के ऊपर लिख लिया 53, फिर 54, ऐसे ही करके 61 तक हमने सारे लिख लिए। ठीक है, 61 तक हमने सारे लिख लिए। अब आ जाते हैं, तो 52, यहां पर 52 का मतलब है काय से? तो आर्टिकल से या अनुच्छेद से। काय से मतलब है? तो आर्टिकल से या अनुच्छेद से मतलब है। तो आर्टिकल 52 में क्या कहा गया? तो पद किसका? तो राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट। क्या? राष्ट्रपति का पद। अब राष्ट्रपति का पद की बात कीजिए तो जो राष्ट्रपति का पद है अपने संविधान में किस देश से लिया गया? तो अपने संविधान में किस देश से लिया गया राष्ट्रपति का पद? तो राष्ट्रपति का पद जो लिया गया वो आप सभी को पता होगा कहां से? तो ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। और कैसे लिया गया अभी आप खुद कहोगे। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि तो ब्रिटेन जो है वहां पर कौन होती हैं? तो महारानी होती हैं, राजा होते हैं। वो कैसे होते हैं? तो वो कैसे होते हैं? तो वो एक औपचारिक रूप से होते हैं। यहाँ औपचारिक रूप से कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि काम तो पूरी वहां की पार्लियामेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन जो वहां पे जो राजा या रानी होती हैं, सेम वही स्थिति अपने भारत में राष्ट्रपति की है कि इनके नाम से काम होते हैं। शक्तियां सारी भले ही इनके पास में है, लेकिन ये बाध्य है। क्या है? ये बाध्य है कि बिना प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह के बिना ये कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। कह सकते हो कि एक भी कदम बिना अपने किसके, पार्लियामेंट में जो भी सदस्य हैं और जो भी सरकार जो मुख्य है, जो सत्ता में है, बिना उसके ये एक पैर भी नहीं रख सकते आगे। ठीक है, तो वैसा ही है कुछ इनका पद। ये पद कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। अब का अर्थात ये काय की बात हुई? आर्टिकल की। तो आर्टिकल 53 में क्या कहा गया? तो आर्टिकल 53 में कहा गया, 53 में कहा गया कि कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष होगा। कैसा? तो औपचारिक अगर हम वैसे बोलना चाहें तो बोल सकते हो फॉर्मेलिटी के लिए। काहे के लिए? फॉर्मेलिटी के लिए ही ये कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। कार्यपालिका इसी में आती है, आपकी संसद आती है, इसी के तहत आपके राष्ट्रपति आते हैं। तो ये सब हो गई चीजें, सॉरी संसद बोल रहे हैं, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जो कार्य को संचालित करते। कार्यपालिका क्या होता है? जो भारत में कार्य को संचालित करते हैं। अब वो चाहे एक छोटा सा चपरासी हो, आजकल छोटा चपरासी भी नहीं होता है, वो भी नौकरी पाना बहुत बड़ी बात है, इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। तो एक चाहे चपरासी हो और चाहे कोई भी, बोल सकते हो कि मुख्य सचिव हो गया, तो ये सब क्या है? तो सब ये कार्यपालिका का ही भाग हैं, जो काम कर रहे हैं सरकारी तौर से, वो सब क्या है? कार्यपालिका के भाग है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होता है यहाँ का कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष होता है। अगर वास्तविक अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, कैसा? कि वास्तविक अध्यक्ष आपसे पूछा गया कि रियल अर्थात कि असली चलता यहाँ पर किसकी होती है? तो वो होती है किसकी? तो प्रधानमंत्री या फिर पीएम की। ठीक है, तो वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री और औपचारिक अध्यक्ष तो राष्ट्रपति। काहे का? तो कार्यपालिका का। अब नी शब्द दिख रहा होगा, तो आर्टिकल 54 ऊपर देखो लिखा है, क्या? आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 में नी से क्या है जो अपनी ट्रिक थी? आर्टिकल 54 में कहा गया निर्वाचन। क्या कहा गया? निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात चुनाव प्रक्रिया
राष्ट्रपति के लिए कैसी होगी, कैसे इनका चुनाव होगा, कैसे इनका चुनाव होगा। तो आपको पता होगा कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कभी आप लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया? नहीं लिया होगा। अगर हो सकता हो यहाँ पर कोई विधायक जी बैठे हो, सांसद जी बैठे हो, तो भले ही हो सकता है, लेकिन कभी भी हम लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्टली भाग नहीं लिया। अब डायरेक्टली भाग नहीं लिया, इनडायरेक्टली भाग लिया, अर्थात इनडायरेक्टली अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? जो हमने सदस्य यहाँ पर बनाए, चाहे वो विधानमंडल के हों या फिर काय के, लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। अब वो राज्यसभा के भी जो सदस्य होते हैं वो भी इनडायरेक्टली बनते हैं, जो हम लोगों ने डायरेक्ट चुने, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो, ठीक है, लोकसभा के सदस्य या सांसद, चाहे वो विधानमंडल के सदस्य, जिसमें खासकर विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के सदस्य, मान लिया आपके यहाँ के विधायक जी, तो इन्होंने भाग लिया काहे में? राष्ट्रपति के चुनाव में। और इनको किसने चुना? हम लोगों ने चुना। विधायक जी को हम लोगों ने चुना, और इन्होंने किनको चुना? राष्ट्रपति को। ऐसे ही सांसद जी को हम लोगों ने चुना, और सांसद जी ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया। इसी जो ये प्रक्रिया चल रही है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेते हैं हम लोग, ठीक है। और प्रणाली कैसी होती है? तो एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति, ठीक है। कैसी? तो सुन लीजिएगा, जगह यहाँ पर थोड़ी कम है। एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति, ठीक है। इस पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। अगली वीडियो में हम लोग इस प्रणाली को बाकायदा एकदम डिटेल में समझेंगे कि कैसे चुनाव हो रहा है। और हम लोग आप ही में से जो कल जो अभी प्रश्न दिए हैं, उन्हीं का नाम लेके यहाँ पर उनको राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा करेंगे, और आप सब लोग वोट डालना, ठीक है। उस टाइप से हम लोग यहाँ पर चुनाव करवाएंगे प्रॉपर, ठीक। तो बात आ जाती है काहे की? तो आ जाती है अब बात आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55, जिसमें क्या कहा गया? तो राष्ट्रपति के लिए कोटा। कोटा, यहाँ पर कोटा शब्द का अर्थ ये हुआ कि एक मिनिमम, एक बोल सकते हो एक लिमिट रखी गई है कि इतना वोट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई भी चुनाव में खड़ा हो उसको, चाहे कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो। मान लिया कि 10 में से एक, मान लिया एक, ये माना ही है कि मान लिया कि 10 टोटल है, और जिसमें से इनको मिनिमम 3 वोट तो हासिल करने ही है, चाहे एक लोग खड़े हों चाहे 2 लोग खड़े हों, ठीक है। इन दोनों लोगों को 3 वोट तो हासिल करने ही करने हैं। अगर 3 से कम है तो वो चुनाव से तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक। ये बात कही गई। तो ये कोटा की बात हो गई। इसके भी फार्मूलाज हैं या कुछ फार्मूला है, तो उनके द्वारा इनकी निकाली जाती है गणना, कैसे क्या होता है वो हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। इसके बाद आ जाती है आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56, जिसमें कहा गया कहा से क्या? तो इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो इनका भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। अब आर्टिकल 57 में क्या कहा गया? दू से दोबारा। तो दोबारा का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या एक बार जो राष्ट्रपति बन चुका है वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? क्या एक बार जो राष्ट्रपति बन चुका है वो क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है भाई। अगर बात की जाए तो आजादी के जस्ट बाद में जो अपने भारत के पहले राष्ट्रपति थे, महामहिम, कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो पहले ऐसे व्यक्ति थे, और इकलौते वही रहे कि जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पे रहे थे, ठीक है। जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पे रहे, ठीक। तो दोबारा बन सकता है, और प्रोसेस वही होगा सेम, कि चाहे कोई बने ना बने। कहने का मतलब ये है, चाहे हम खड़े हो चाहे कोई खड़ा हो जो पहले से राष्ट्रपति हो, प्रक्रिया सबके लिए वही होगी कि शुरुआत से उसको पूरा जो प्रोसेस है कि कैसे वोट होगा, कैसे वोट पड़ेंगे, कैसे नामांकन होगा, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो उसके लिए भी वही होंगी। दोबारा खड़ा है अगर वो, तो ऐसा नहीं कि बस दोबारा शपथ दिला दी और वो राष्ट्रपति बन गए, ना ना ना, ऐसा नहीं है। तो उसको दोबारा से ही पूरा प्रोसेस वही होगा। फिर वो क्या? तो राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ेगा, और फिर अगर जीत गया तो फिर दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। इसके बाद में बात की जाती है काहे की? तो आर्टिकल 58 में बात की गई यो से आ जाता है क्या? योग्यता। क्या? योग्यता।
तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो 2-3 योग्यताएं आपने बचपन में ही सुनी होंगी कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? वो भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्या कर चुका हो? वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और क्या हो सकता है? वो लोकसभा, ये अब हो सकता हो आपके लिए नया, वो लोकसभा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव वो जीत सकता हो, मतलब इतनी उसके अंदर क्या हो? काबिलियत हो, इतनी उसके अंदर काबिलियत हो कि वो लोकसभा के सदस्य का चुनाव जीत सकता है या लोकसभा का सदस्य बन सकता है। अब वो सदस्य बनेगा तो सीधी सी बात है कि चुनाव लड़ेगा और उसमें उसको जीत हासिल करनी ही पड़ेगी। लगभग इतनी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए अगर राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे। और क्या हो सकता है? तो उसको, जब वो योग्यता के अंदर ही आता है, उसके 50 अनुमोदक, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक ये भी होने चाहिए। आप राष्ट्रपति के पद के लिए जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा पद थोड़ी ना, भारत का प्रथम नागरिक ही राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए उसके लिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो 50 प्रस्तावक और अनुमोदक से मतलब ये है कि मान लिया कि आप राष्ट्रपति बनने के लिए नामांकन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एक अपने यहाँ पर जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं कि प्रधान जी का चुनाव हुआ, अब बढ़िया थार आर लेके बढ़िया रोड शो करत हुए माला डरवाउत हुए अब पहुंच गए कहाँ? नामांकन के लिए। अब बहुत बड़ा जुलूस लेके चल रहे हैं कि अब जीते ही गए चुनाव ऐसे। ठीक है, तो वो नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के पद के लिए जो खड़ा होना चाहता है, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं जाता नामांकन के लिए। यहाँ पर होता क्या है कि मान लिया कि आप राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार होना चाहते हैं, आपका मन है कि हाँ हमें राष्ट्रपति बना दिया जाए, या आपके जो सदस्यगण हैं या आपकी सरकार चली रही थी तो वो सदस्यों ने कहा कि अब चलो ये राष्ट्रपति के पद के लिए इनसे बढ़िया कोई चेहरा हो नहीं सकता, अच्छे अनुभवी भी हैं और अच्छा इन्होंने कार्य भी किया देश के लिए, समाज के हित के लिए अच्छे कार्य किए, तो आपका नाम क्या? तो 50 लोगों ने क्या किया? सजेस्ट कर दिया कि हाँ भैया ये 50 लोगों के द्वारा हम ये अनुमति दे रहे हैं, ये 50 लोग ऐसे हैं जो इनको राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या इनको बनाते हैं कि इनको खड़ा किया जाए और इनको चुनाव में लड़ाया जाए। तो यहाँ पर आपका नामांकन हो गया उन 50 लोगों के द्वारा, और वो जो आपका नामांकन करवाने के लिए 50 लोग गए, आपका नाम वहां पर सजेस्ट करने के लिए गए, वो 50 लोग क्या कहलाते हैं? तो प्रस्तावक। और जो 50 लोग वहां पर और भी होने चाहिए, कौन? अब पता चला कि ये 50 लोग नामांकन तो कराए, लेकिन 50 लोग आपकी पैरवी करने वाले भी अलग से होने चाहिए कि हाँ भैया बढ़िया आदमी है, हम इनके पक्ष में आए। ठीक है, कि ऐसे कम से कम 50 लोग और होने चाहिए जो आपके लिए आपका पक्ष रखें और बोले कि हाँ हम इनके पक्ष में आए, बढ़िया आदमी है, इनको खड़ो कर दो जाए। इनने सही लोग, मतलब जो प्रस्तावक हैं, इन प्रस्तावकों ने सही नाम को सजेस्ट किया, हम भी इनका समर्थन करते हैं और इनको राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा कर दिया जाए। तो ऐसे 50 सदस्य ये, 50 ये, तो उसके लगभग 100 सदस्य तो यही हो गए कि 100 सदस्य यही हो गया। अब चुनाव देखो कितना आसान हो रहा है उसके लिए। किसके लिए? तो राष्ट्रपति के पद के लिए कितना आसान चुनाव हो रहा है। तो 100 तो इनके हो ही गए। अब यहाँ पर बात आती है आर्टिकल काहे की? तो आर्टिकल 59 की। 59 में दा का मतलब है यहाँ से दशा, कि किस दशा में वो राष्ट्रपति के पद पे बैठ सकता है, क्या राष्ट्रपति बन सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है। कैसे? तो वो पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि पता चला कि वो व्यक्ति साइको किस्म का है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, इसके बाद में दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया। अच्छा, इस दिवालिया जो मतलब होता है कि वो कर्जदार नहीं होना चाहिए। तो पता चले कि मान लिया जैसे कि अपने यहाँ से कई ऐसे थे जो लोग पैसे लेके भारत का भाग गए, जैसे नीरव मोदी, और भी आप बताना कौन और भी हैं जो पैसे लेके भारत का और विदेशों में जाके बस गए, जाके यहाँ से भाग गए। वही लोग होते हैं दिवालिया, कि ये कर्जदार हैं, भारत से काफी ज्यादा पैसा लिए हैं और भाग गए और ये कर्जा लिए हैं, चाहे वो भारत में ही रहते हो, कर्जदार ना हो किसी भी तरह से, तो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो दिवालिया का मतलब समझ गए, वो कर्जदार नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या हो सकता है? आप लोग बताइए और क्या हो सकता है? तो वो संसद या
विधानमंडल। क्या? संसद अर्थात चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा या विधानमंडल। विधानमंडल में विधानसभा भी हो सकती है, विधान परिषद भी हो सकती है। तो विधानमंडल, इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, ना तो वे विधायक जी होने चाहिए और ना वो सांसद जी होने चाहिए। सीधी सी बात यह है कि ना तो वो सांसद हो ना वो विधायक हो, वो एक ही पद को ले सकता है और वो पद है राष्ट्रपति का। ठीक है, अगर वो ऐसा कुछ लिए है तो उसको त्याग करना पड़ेगा जब वो नामांकन करवा रहा होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। और क्या हो सकता है? वो लाभ के पद पे ना हो। पता चले कि राष्ट्रपति साहब हमारे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर साहब हैं सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो इसी सरकारी नौकरी को ही क्या कहते हैं? लाभ का पद। वो लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ दशाएं हो गई, ये 3 दशाएं या 4 दशाएं जो भी बताई, 4 दशाएं बताई। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, और वो ना तो सांसद हो या ना तो विधायक हो, ये भी नहीं हो सकता। और चौथी जो शर्त बताई कि लाभ के पद पे ना हो। इसके बाद में आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया? तो सा से है मतलब यहाँ पर शपथ। क्या? शपथ। अब राष्ट्रपति की शपथ, तो शपथ उनकी कैसे दिलाई जाएगी, कौन दिलाएगा, इन सब के बारे में बताया। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये दिलाते। अब पता चला कि जिस दिन इनको शपथ दिलानी थी उस दिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। ये भी तो हो सकता है, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। अब स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, वो अनुपस्थित हो गए, तो शपथ तो दिलानी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? तो जो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने हैं? 33 + 1 होता है, एक ये मुख्य न्यायाधीश और 33 इनके सहयोगी न्यायाधीश होते हैं। ये जो 33 न्यायाधीश और हैं, इनमें से जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, पता चला वरिष्ठ का मतलब बूढ़े से नहीं है, वरिष्ठ का मतलब अनुभव से है, काय से, एक्सपीरियंस से। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 20 साल की आयु में जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुई, LLB कंप्लीट कर लिए, ठीक है, पता चला कि 22 या 23 साल में वो वकील बन गए। कुछ लोग ऐसे होते कि 40 साल में जाके वकालत करते हो, 42-43 साल में वकील साहब बनते। तो अनुभव किसके पास ज्यादा होगा? सीधी सी बात है कि 22 साल में जिसने कंप्लीट की उसके पास अनुभव ज्यादा होगा, जो वकील 22 साल में बना होगा। तो यहाँ पर अनुभव से है, तो वही वहां पर क्या होगा? वरिष्ठ, जिसने ज्यादा एक्सपीरियंस ले चुका होगा। ठीक है, काहे में? तो वकालत के क्षेत्र में। वो क्या करेगा? इन 33 में से एक जो भी वरिष्ठ होगा वो फिर राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएगा। इसके बाद बात आती है काय की? तो अनुच्छेद 61 और 61 में बात की गई है मां से आ गई महाभियोग। मां से क्या बात आ गई? महाभियोग। अब महाभियोग में क्या कहा गया? महाभियोग में कहा गया कि कैसे राष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता, मतलब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना है और उसको हटाना है तो हम कैसे हटा सकते हैं? तो ये प्रोसेस के थ्रू, महाभियोग एक प्रक्रिया है, इसके थ्रू राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। और ये काहे में कही गई? आर्टिकल 61 में। अच्छा, ये जो महाभियोग शब्द है ये केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग होता है, बाकी के लिए नहीं। अब अगर किसी, मान लिया उपराष्ट्रपति को हटाना है या और किसी को भी हटाना है तो वो प्रक्रिया तो सेम होगी, लेकिन शब्द वहां पर दूसरा होगा। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग होता है। तो आई होप आप सभी को ये राष्ट्रपति वाला टॉपिक, बहुत कम समय में हमने प्रयास किया कि थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज तो हो ही जाए अनुच्छेदों के बारे में, बिल्कुल बेसिक से तो नहीं, लेकिन मोटा मोटा हमने आपको बता दिया। हालांकि हमारी ऑफलाइन क्लास में ये टॉपिक लगभग 2-3 दिन चला था, बहुत अच्छे से इस पे तर्क करके बच्चों ने कि ऐसा हो जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन सब ऐसे कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो बच्चों ने किए और उनके उत्तर दिए गए। ऐसे हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आप ये टॉपिक हम समझते हैं, आपको समझ में आया होगा, मोटा मोटा तो समझ में आया ही होगा, आपका एक बेस तो बन गया होगा कि ऐसे राष्ट्रपति बनते हैं, कहाँ से पद लिया गया और वगैरह वगैरह। ठीक है, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करना। और एक चीज और, अगर आपको इससे सहायता मिली हो, हमारी इस जो क्लास है इससे अगर राष्ट्रपति के टॉपिक को समझने में सहायता मिली हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। ठीक है, तो इतनी ही अपनी बात थी, तब तक के लिए बने रहिएगा, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, बाय।